नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग का है और उसमें हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसिस। ओके, तो देखिए ये जो फैलेसिस के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में मैंने एक वीडियो तो बना दिया है। अब थोड़ी सी फैलेसिस बाकी रह गई थी तो उसे हमने ये दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो देखिए कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कॉम्पोजिशन की जो फैलेसी होती है उसमें क्या होता है कि इस तर्क दोष में व्यक्ति इस तरह से तर्क को रखता है कि जिसमें कुछ तथ्य कुछ हिस्सों के लिए सही होता है और उसी तथ्यों को क्या किया जाता है, पूर्ण हिस्से के लिए भी सही माना जाता है। यानी कि मान लीजिए ये छोटा सा एक पार्ट है, अगर इसके बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए, कुछ तर्क प्रस्तुत किया गया है, तो उसी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा सा कोई पार्ट होगा तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, उसके लिए भी वही तर्क रखेंगी। यानी कि पार्ट से होल की ओर हम यहाँ पर जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि टायर किसका बना हुआ है, रबर का बना हुआ है, इसीलिए कार भी किसकी बनी होगी, रबर की बनी होगी। जबकि टायर जो होता है वो कार का हिस्सा होता है। ओके, तो वो पार्ट होता है कार का और उसी पार्ट के आधार पर, यानी कि वो पार्ट रबर का है तो उसके आधार पर ये कंक्लूजन निकाल दिया गया कि पूरी कार ही किसकी होगी, रबर की बनी हुई होगी। ओके, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ईंट का वजन है वो 1.5 किलो है। ओके, ईंट का वजन कितना है, 1.5 किलो से कम है। ओके, और फिर उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन इस तरीके से निकलता है। तो बिल्डिंग जो है वो ईंटों से बनी है, तो ईंट अगर 1.5 किलो से कम वेट की है तो पूरी बिल्डिंग का वेट भी कितना होगा, 1.5 किलो से कम होगा। तो ये बात क्या हो गई दोस्तों, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन की हो गई कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी छोटे से पार्ट को ध्यान में रखकर हम उसके वो पार्ट जिस भी चीज़ का हिस्सा होता है उस पूरी चीज़ के लिए उसी को हम मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने देखा टायर जो है रबर का बना हुआ है, वो कार का टायर जो होता है वो कार का एक हिस्सा है और उसी के आधार पर हमने पूरी कार का कंक्लूजन निकाल दिया कि पूरी कार क्या है, टायर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप। तो देखिए स्लिपरी स्लोप जो फैलेसी है उसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा तर्क है जो बताता है कि एक छोटी सी कार्यवाही करने से बड़े और कभी कभी भयावह परिणाम होंगे, ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है, ऐसा तर्क लगाने लगता है। जैसे कि यदि हम समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं, ओके, जैसे कि क्या है कि हम समलैंगिक यानी कि जो सजातीय होते हैं ना, लड़की लड़की और लड़का लड़का, अगर ऐसे कोई विवाह की अगर परमिशन देते हैं तो अगली चीज़ जो हम जानते हैं, लोग अपने कुत्तों को या फिर बिल्लियों से भी क्या करेंगे, शादी करना चाहेंगे। ओके, तो या उनके सुअरों से भी, सुअरों के बारे में क्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर छोटी सी बात होती है लेकिन उसका क्या करते हैं, बड़ा सा रूप वो लोग सोच लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लड़कियों को घर में रखा जाता है और ये तर्क दिया जाता है कि अगर लड़की बाहर गई तो बाहर के माहौल में वो बिगड़ जाएगी और फिर कोई लड़का होगा तो उसे अपने प्यार में फंसा लेगा और फिर उसे शादी करने की बात करेगा और फिर हमारी बेटी जो होगी वो ऐसे लव के चक्कर में फंस जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए बात क्या थी, बात तो यही थी कि लड़की को घर से बाहर निकल देना चाहिए। ओके, ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कितना कुछ सोच लिया कि लड़की को बाहर जाने देंगे तो ये होगा ये होगा ये होगा ये हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा हुआ नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। ओके, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा सा रूप में देखने लगते हैं लोग। ओके, उसी को यानी कि उसी तर्क में उसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए
कि कोई आपका दोस्त है वो आपको आपसे पैसे मांगेगा कि यार मुझे पैसे की बहुत ही ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो, तो आप क्या बोलोगे, यार देख मैं तुझे आज पैसे दे दूंगा ना, तो तू कल मुझे वापस नहीं करने वाला, अगर तुम मुझे वापस नहीं करेगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं अपने पापा को क्या बताऊँगा, फिर पापा को पता चलेगा, पापा मुझे डांटेंगे, फिर मुझे कभी भी पैसे नहीं देंगे। तो देखिए ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी अपने दोस्त को पैसे देने की, लेकिन वो बात कहीं से कहीं चली गई है ना, यानी कि एक छोटी सी बात के लिए हमने बहुत सारा तर्क वहाँ पर लगा दिया। ओके, तो उसी को हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एड वेरेक्युंडियम फैलेसी। ओके, तो जिसे हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, जहाँ पर अथॉरिटी दी जाती है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है वो अथॉरिटी के आधार पर कुछ बताता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तर्क दोष में किसी व्यक्ति या संस्था की जो प्रसिद्धि होती है, यानी कि वो फेमस होता है, तो उसकी प्रसिद्धि होती है, प्रतिष्ठा के साथ एक तर्क या निष्कर्ष को जोड़ा जाता है। ओके, जैसे कि देखिए आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, किसी फेमस व्यक्ति को लेकर यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष के साथ उस फेमस व्यक्ति को के नाम को क्या किया गया, जोड़ा गया। जैसे कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बोलता है ना, हम डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक बात ये बता रहा है कि अथॉरिटी वहाँ पर दी जाती है, यानी कि शिक्षक बोलता है ना तुझे होमवर्क करके ही आना होगा, मैं तेरा टीचर हूँ, है ना, या तो फिर मम्मी पापा बोलता है कि पापा बोलते हैं कि तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा पापा हूँ, तो ये क्या मैं तेरा पापा हूँ, वो क्या होगा, उनके पास अथॉरिटी है पापा होने की। ओके, और आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने पापा के सामने बोल सको। ओके, तो ये बात हो गई आपकी एड वेरेक्युंडियम, जिसे बोला जाता है एड वेरेक्युंडियम, और उसे ही बोला जाता है अपील टू अथॉरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन सिक्यूटियर। ओके, तो देखिए नॉन सिक्यूटियर में क्या होगा, तो नॉन सिक्यूटियर में होगा इस तर्क दोष में जो भी तर्क व्यक्ति के सामने रखा जाता है वो अतर्क संगत होता है, यानी कि जो भी तर्क रखा जाता है वो तर्क सही होता ही नहीं है। ओके, जैसे कि मेरे भाई ने जिस महिला से शादी की वह एक हृदयहीन महिला थी। ओके, यानी कि निर्दयी महिला थी, और वह न्यूयॉर्क से आई हुई थी। वो कहाँ से आई थी, न्यूयॉर्क से आई थी। न्यूयॉर्क में सब लोग भयानक होते हैं। देखिए ये क्या तर्क हुआ, यहाँ पर क्या बताया, मेरे भाई ने एक महिला से क्या किया था, शादी की थी, और वो क्या थी, वो हृदयहीन थी, यानी कि हम उसे ये बोलते हैं कि निर्दयी थी, है ना, यही बोलते हैं ना, तो जिसमें दया नहीं होती है ना, तो वैसी एक ये हृदयहीन महिला थी, वो हृदयहीन महिला थी, और वो कहाँ से आई थी, न्यूयॉर्क से आई थी, और इसीलिए न्यूयॉर्क में सब कैसे लोग रहते हैं, भयानक लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो तर्क रखा जाता है वो किसी भी प्रकार का प्रासंगिक है ही नहीं। ओके, पिछली बार ट्रेन मौसम के कारण लेट आई थी। देखिए यहाँ पर एक तर्क रखा गया कि पिछली बार क्या हुआ था, कि पिछली बार जो ट्रेन थी वो मौसम के कारण लेट आई थी, आज भी ट्रेन मौसम के कारण ही लेट हुई होगी। अब देखिए पिछली घटनाओं को आज के वर्तमान की जो घटना है उसके साथ उन्होंने ज्वाइन कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार मौसम के कारण लेट हुई जो ट्रेन थी वो इस बार भी सॉरी ओके, चलिए कोई बात नहीं, रास्ता नज़दीक है इसलिए थोड़ा सा शोरगुल रहता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि पिछली बार क्या था कि ट्रेन मौसम के कारण लेट हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ट्रेन लेट हो रही है तो उसका कारण मौसम है। ओके, यानी कि ट्रेन के लेट आने की वजह कोई और भी हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी ने चैन खींच ली हो, या फिर अदर कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से ट्रेन आज लेट हो रही। तो हम ये नहीं बता सकते कि पिछली बार जो मौसम के कारण
कारण जो ट्रेन थी वो लेट आई थी, तो आज भी उसी के कारण लेट आई होगी। ओके, तो उसी को हम कहते हैं नॉन सेक्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट फैलेसी देखते हैं, एम्बिग्यूटी सेंटेंस फैलेसी। ओके, तो देखिए एम्बिग्यूटी सेंटेंस फैलेसी में क्या होता है कि इस तर्क दोष में एक तर्क वाक्य का एक से अधिक अर्थ निकल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर तर्क वाक्य जो होता है उसी तर्क वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकल जाता है। जैसे कि आपने इक्विवेकेशन में देखा था, इक्विवेकेशन में क्या था कि वहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकलते, यहाँ पर क्या होगी, एक तर्क वाक्य होगा, उसी तर्क वाक्य के दो अर्थ निकलते होंगे। ओके, तो उसी को हम एम्बिग्यूटी सेंटेंस बोलते हैं, जिसे हम बीइंग द क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको बीइंग द क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर आपको एम्बिग्यूटी सेंटेंस बताया हो तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, विदेशी कुत्ते शिकार कर रहे हैं। अब देखिए विदेशी कुत्ते क्या कर रहे, शिकार कर रहे। अब देखिए यहाँ से एक ही सेंटेंस में से दो अर्थ कैसे निकलते, तो विदेशी कुत्ते शिकार कर रहे हैं, यानी कि विदेशी लोग जो है वो कुत्ते शिकार कर रहे हैं। ओके, विदेशी लोग कुत्ते शिकार करते हैं, जो शिकार करते हैं वो कुत्ते का शिकार करते हैं, ये बात एक सेंटेंस से निकलती है। अब देखिए दूसरी बात क्या निकलती है, विदेशी कुत्ते शिकार कर रहे हैं। अब देखिए उसी सेंटेंस को हम जैसे पढ़ते हैं कि विदेशी कुत्ते क्या है, शिकार कर रहे हैं। अब विदेशी कुत्ते यानी कि क्या मतलब है कि विदेश के जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस का क्या हुआ, दो अर्थ हुआ। एक अर्थ में क्या हुआ कि विदेशी लोगों की बात हुई कि विदेशी लोग जो है वो कुत्ते का शिकार करते हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि विदेशी कुत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुत्ते की बात कर दी गई, वहाँ पर लोगों की बात कर दी गई, यानी कि कहने का मतलब है एक ही सेंटेंस के दो आपके क्या निकले, अर्थ निकले। ओके, और उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी सेंटेंस। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक। ओके, बहुत अच्छा सा नाम है, चलिए कोई बात नहीं, पोस्ट होक एर्गो प्रॉप्टर होक। ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गलत कारण मिथ्या तर्क। अब देखिए हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, गलत कारण मिथ्या तर्क। तो देखिए जब दो घटनाएं एक ही साथ होती हैं तब व्यक्ति एक घटना को दूसरी घटना के होने का क्या बताती है, कारण बताती है, पर उसका कोई सबूत उसके पास नहीं होता है। ऐसे तर्क को क्या कहा जाता है, पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो शब्द बता देना चाहती हूँ। एक तो आपने सुना होगा कोरिलेशन, एक तो आपने क्या सुना है, कोरिलेशन। ओके, ये देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, और दूसरा शब्द है कोजन। ओके, तो देखिए कोजन में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कारणीय संबंध। ओके, तो कोजन में जो होता है, तो कोजन रिलेशन और को रिलेशन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। तो को रिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध और कोजन रिलेशन का मतलब होता है कि कारणीय संबंध। अब देखिए जो सहसंबंध होता है उसमें क्या होता है कि दो जो चीज़ होती है, दो घटना होती है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है, या तो फिर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ओके, या तो फिर दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ये कोरिलेशन की परिभाषा हो गई। ओके, लेकिन कोजन रिलेशन में क्या होगा कि एक जो भी क्रिया हो रही है, एक कार्य जो हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट होक एर्गो प्रॉप्टर होक में क्या होता है कि यहाँ पर सहसंबंध जो होता है वो सहसंबंध तो होता है लेकिन कारणीय संबंध नहीं होता है। ओके, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी सहसंबंध को कारणीय संबंध के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बाबा ने आशीर्वाद दिया इसलिए मेरी नौकरी लग गई। भाई देखिए बाबा ने आशीर्वाद दिया और आपकी नौकरी लग गई, तो फिर आप क्या बोलेंगे, यही तो हम डेली के रूटीन में हम ऐसे ही तर्क वाक्यों का यूज़ करते हैं ना।
तो हम ये कहते हैं कि भाई बाबा ने आज तो मैं गया था मंदिर और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, जा बेटा तुझे नौकरी लग जाएगी, और देख मैं ये परिणाम आ गया, मुझे मेरी नौकरी लग गई। देख मैं कब से बैठा हुआ था घर पे, 2 साल से मेरी नौकरी नहीं लगी हुई थी, लेकिन बाबा ने जैसे आशीर्वाद दिया तुरंत ही मेरी नौकरी लग गई। भाई ऐसा कुछ हो सकता है? दोनों के बीच में संबंध है, दोनों के बीच में सहसंबंध है, यानी कि बाबा का आशीर्वाद देना और आपकी नौकरी लगनी, दोनों के बीच में क्या है? सहसंबंध हुआ। लेकिन इसका कारण ये नहीं होता है कि आपकी नौकरी का कारण बाबा का आशीर्वाद है, तो लोग बिना पढ़े ही बाबा के आशीर्वाद लेकर नौकरी ले लेते ना। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पर पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक की। ओके, चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सुबह सुबह मुर्गे का बांग देना, यानी कि सुबह सुबह मुर्गा जो होता है वो उठकर सुबह सुबह बोलता है ना, तो मुर्गा सुबह सुबह बोलता है, तो बांग देना और सूरज का निकलना। देखिए मुर्गे का बोलना, सुबह सुबह मुर्गे का बोलना और सूरज का निकलना। ओके, तो इन बातों को हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई देखिए मुर्गा बोला इसलिए सूरज निकल गया, लेकिन ये तो गलत है ना। मुर्गा बोला इसलिए सूरज थोड़ी ना निकलता है, सूरज तो अपना काम करता है, वो तो डेली आने वाला है। मुर्गा नहीं बोलेगा तब भी सूरज निकलने वाला है, और मुर्गा बोलेगा तब भी सूरज निकलने वाला है, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसके लिए दोनों के बीच में सहसंबंध है, ना कि उन दोनों के बीच में कोई कारणीय संबंध है। ओके, तो यहाँ पर यही बात की जाती है कि जहाँ पर सहसंबंध होता है, लेकिन उस सहसंबंध को कारणीय संबंध के साथ क्या किया जाता है? जोड़कर वहाँ पर तर्क दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक। ओके, तो यहाँ पर गलत कारण दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक है उसे अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अज्यूमिंग द कोज। ओके, और फिर दूसरा है जो फॉल्टी कोजल अज्यूमशन। तो जहाँ पर कोज शब्द आएगा ना, वहाँ पर आपको ये पोस्ट वाला ही याद रखना है, पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर होक। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेड हेरिंग फैलेसी। क्या है? रेड हेरिंग फैलेसी। अब देखिए रेड हेरिंग फैलेसी क्या है? यह एक ऐसा तर्क दोष है जिसमें व्यक्ति का ध्यान एक तर्क से हटकर क्या होता है? दूसरे अप्रासंगिक तर्क की ओर ले जाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब एक व्यक्ति जो होता है वो कुछ तर्क रखता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसकी बात को काट कर क्या करता है? दूसरे तर्क को रख देता है। जैसे कि साहित्य में पाठकों या पात्रों को गुमराह करने के लिए क्या किया जाता है, या फिर गलत निष्कर्ष निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए अक्सर इस गिरावट का इस्तेमाल जासूसी या रहस्यपूर्ण उपन्यासों में किया जाता है। जैसे कि उनको पहला फुसला कर उनसे बात निकलवाई जाती है। ओके, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, माँ ने कहा यह जैन के सोने का समय है। ओके, माँ ने जैन से कहा कि जैन ये तुम्हारे सोने का समय है, तो जैन क्या बोलेगा? माँ चींटियाँ अपने बच्चों को कैसे खिला दी? अब देखिए माँ ने क्या बोला? जैन आपके सोने का समय हो गया, आप सो जाइए। लेकिन जैन क्या बोल रहा है कि माँ चींटियाँ अपने बच्चों को कैसे खिलाती, यानी कि दूसरी ही बात जैन ने बता दी, ताकि उससे क्या होता है, उसका जो टाइम होता है थोड़ा सा निकल जाए और उसे जल्दी नहीं सोना पड़े। ओके, फिर माँ ने बताया जैन मत जाना। ओके, यहाँ पर जैन मत जाना बोले, जैन मत जाना, अब अपनी आंखें बंद कर दो। चलिए जैन आप अपनी आंखें बंद कर लो। फिर से जैन ने क्या बताया? लेकिन मम्मा क्या भूखे होने पर चींटी के बच्चे रोते हैं? अब देखिए जैन ने फिर से कुछ अलग यही बात अलग से बात बता दी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो तर्क रखता है उस तर्क को क्या किया जाता है, उस तर्क को काट कर दूसरे तर्क को वहाँ पर रख दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में, तो आपके घर में जो छोटा सा बच्चा होता है, ओके, तो वो जिद करता है, मान लीजिए कि उसे बुखार है और वो जिद करता है आइसक्रीम खाने की। अब देखिए बुखार में आइसक्रीम खाएगा तो ज़्यादा बुखार आएगा, है ना, तो बच्चा बोलेगा कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो पापा क्या बताएंगे पता है? पापा से उस आइसक्रीम वाली बात को वो बच्चा भूल जाए, इसके लिए उसे
कोई और बात बतानी स्टार्ट कर देते, बोलते चल आज ना मैं तुझे एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता है, तुझे सुननी है, या फिर चल मैं तुझे आज एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसमें बहुत अच्छी कहानी है, चल हम उसे देखते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं पापा, उसकी जो आइसक्रीम वाली बात है ना उसे उसके दिमाग से निकाल देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी रेड हेरिंग फैलेसी की। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट इस तर्क दोष में ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जो कोई सामान्य नियम को उस मामले में लागू करता है जिसमें नियम अनुचित होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ नियम अनुचित होता है फिर भी उसे सामान्य नियम वहाँ पर लागू कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इंसानों में आवाज़ सुनने की क्षमता होती है। हर इंसान जो होता है उसमें क्या होती है, आवाज़ सुनने की क्षमता होती है। तो ये एक सामान्य कंक्लूजन है। ओके, तो इसीलिए सभी लोग आवाज़ सुनने में सक्षम है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, एक नियम है कि इंसानों में क्या होती है, आवाज़ सुनने की क्षमता होती है और इसीलिए सभी लोग आवाज़ सुनने में सक्षम है। देखिए यहाँ पर दो बातें बताई गई। पहली बात बताई कि इंसानों में क्या होती है, आवाज़ सुनने की क्षमता होती है। दूसरी बात क्या बताई कि सभी लोग आवाज़ सुनने में सक्षम है। तो देखिए दूसरा जो आपका निष्कर्ष निकलता है, क्या वो सही है? कुछ लोग बहरे भी होंगे तो उनको सुनाई नहीं देता होगा, तो क्या ये उनके लिए सही होगा कि सभी लोग आवाज़ सुनने में सक्षम है? जो लोग बहरे हैं वो लोग तो आवाज़ सुन नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो तर्क रखा गया उसका कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया है ना। यानी कि आपने क्या किया, एक छोटे से नियम से आपने सामान्य नियम को वहाँ पर कंक्लूजन में रख दिया। ओके, तो ये बात थी आपकी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की। यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि नट्स लोगों को कई तरह के बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ देने वाले साबित होते हैं। यानी कि जो ड्राई फ्रूट हम खाते हैं तो वो नट्स होते हैं, तो वो लोगों को उनका जो स्वास्थ्य होता है उसको बेहतरीन करने के लिए लाभदायी होता है, यानी कि फायदेमंद होता है। इस प्रकार ये कहना सही होगा कि हर कोई उन्हें खा रहा होगा। अब देखिए ये तो गलत बात है, ये कंक्लूजन तो गलत हुआ ना, क्योंकि मान लीजिए कि जो मानते हैं हम पहला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है कि नट्स खाने से हमारी जो स्वास्थ्य होता है उसमें फ़ायदेमंद होता है वो। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लोग उसे खाते होंगे, है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गरीब हो गए, मिडिल क्लास के होंगे, तो वो ड्राई फ्रूट नहीं खरीद पाते हैं, तो वो लोग नहीं भी खाते होंगे। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं बता सकते ना कि जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ हर कोई खाता होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ आपकी एक्सीडेंट हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ एनालॉजी। अब दीजिए एनालॉजी का अगर शब्द को आप हिंदी में कन्वर्ट करते तो उसका मतलब होता है सादृश्य। तो आपको पता होगा सादृश्य में क्या होता है कि समान एक जैसा होना। ओके, क्या होना, एक जैसा होना। तो यहाँ पर जो होता है कि दो चीज़ें एक या एक से अधिक मामलों में क्या होती है, एक जैसी होती है और इसीलिए वे आवश्यक रूप से कुछ अन्य मामलों में भी समान होगी, ऐसा ही यहाँ पर तर्क किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जिस तरह से बिच्छू अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो वैसे ही बुरे इंसान बुरा काम करना नहीं छोड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर आप तो ऐसा हर कोई इंसान इस तरीके का वाक्य प्रयोग करता ही होगा, तर्क दोष ये तर्क दोष है। ओके, तो ऐसे तर्क भी रखता होगा कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ बेवफाई कर दी, तो आप ना उसी व्यक्ति ने आपके साथ चलिए एक बार बेवफाई कर दी, फिर आपने उसे छोड़ दिया, फिर से दूसरी बार आप उसी के साथ रिलेशन में रह रहे, फिर से उसने बेवफाई कर दी, तो 3-4 बार उसने आपसे बेवफाई कर ली, तो फिर आप क्या कहेंगे, जैसे बिच्छू अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है उसी तरीके से ये इंसान ना बेवफाई करने का जो स्वभाव है उसका वो नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये बात क्या हो गई आपकी फैलेसी ऑफ एनालॉजी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, समान रूप से जो दो बातें होती है उसे यहाँ पर कंपेयर की जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर एक्स के पास मोबाइल और लैपटॉप है। एक्स व्यक्ति है उसके पास क्या है, मोबाइल और लैपटॉप है, और उसका ही दोस्त है वाई, तो वाई के पास भी मोबाइल और लैपटॉप है। ओके,
तो उसके पास भी देखिए एक्स है, एक्स का फ्रेंड है वाई, और दोनों के पास क्या है, मोबाइल और लैपटॉप है। तो जेड के पास भी मोबाइल और लैपटॉप होगा। तो इन दोनों का एक दोस्त है जेड, तो उसके पास भी क्या होगा, लैपटॉप और मोबाइल होगा। तो ये बात तो सही नहीं हो सकती ना, जेड के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम दो लोगों की बातों को तो यहाँ पर तीसरे में भी लागू कर देते, यानी कि समान रूप से वहाँ पर देखने लगते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं फैलेसी ऑफ एनालॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम्फीबोली। तो देखिए एम्फीबोली में क्या होता है कि इस तर्क दोष में एक तर्क के दो अर्थ निकलते, एक तर्क होता है उसका क्या होता है, दो अर्थ निकलते हैं। मैंने आगे आपको बताया ना, जो कौन सा वाला आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एम्बिग्युइटी सेंटेंस में क्या बताया था कि एक तर्क वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जो विदेशी कुत्ते वाला आपको एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि एक से अधिक तर्क निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं एमपी बोली में क्या होगा, एमपी बोली में क्या होगा, दो ही अर्थ निकलेगा। वो जो हमने आगे आपको बताया उसमें क्या होगा, उसमें एक दो से ज़्यादा अर्थ भी निकल सकते। ओके, दो तो निकल ही सकते, लेकिन दो से ज़्यादा अर्थ वहाँ पर निकल सकते। लेकिन यहाँ पर एम्फी बोली में सिर्फ और सिर्फ दो ही अर्थ निकलेंगे। ओके, जैसे कि जिसमें एक तर्क क्या होता है, भ्रामक होता है, एक तर्क होता है वो सही होता है, लेकिन दूसरा तर्क क्या होता है, भ्रामक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर शिक्षक ने छात्रों को कहा कि पानी और बेकार कागज बचाओ। अब देखिए शिक्षक ने छात्रों को क्या बताया कि पानी और जो बेकार कागज होते हैं उसे आप बचाओ। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, दो अर्थ निकलेंगे, यानी कि क्या पानी और बेकार जो कागज है क्या दोनों सेम है क्या, है ना। यहाँ पर यही अर्थ निकलता है ना, टीचर ने बोला कि पानी को भी बचाओ और बेकार कागज़ को बचाओ, यानी कि दोनों को साथ में मिलाकर टीचर ने बोला पानी और बेकार कागज़ को बचाओ। लेकिन यहाँ पर उसके दूसरा अर्थ में देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा अर्थ ये भी होता है कि क्या बेकार कागज़ और पानी दोनों एक जैसे हैं, यानी कि कागज़ बेकार है, जिस तरीके से बेकार जो कागज़ है उसी तरीके से क्या पानी भी बेकार होगा। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगे, दो अर्थ निकलेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं एम्फीबोली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इग्नोरेशियो एलेंकाई। ओके, देखिए इग्नोरेशियो एलेंकाई, तो उसे हम इरिलेवेंट कंक्लूजन बोलते हैं, जिसे हम मिसिंग द पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, इग्नोरेशियो एलेंकाइन में क्या है, तो एक तर्क प्रस्तुत करने की अनौपचारिक गिरावट होती है, यानी कि इनफॉर्मल फैलेसी होती है, जो अपने आप में मान्य हो सकती है, अपने आप में वो सही हो सकती है, लेकिन सवाल में इस मुद्दे को क्या होती है, संबंधित नहीं होती है, यानी कि कंक्लूजन में वो संबंधित नहीं होती। जैसे कि देखिए यहाँ पर व्यक्ति ए ने कहा यदि ड्रग्स को वैध किया गया, यानी कि वैलिड किया गया, तो अपराधी कानूनी स्रोतों से प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें अब और नहीं बेच पाएंगे। जो अपराधी होंगे वो कानूनी स्रोतों की मदद से क्या हो गए, उस ड्रग्स को नहीं बेच पाएंगे। ड्रग युद्धों और अन्य नशीली दवाओं से संबंधित अपराध को कम किया जाएगा और परिणाम स्वरूप कम लोग मारे जाएंगे। ओके, और ड्रग को अवैध रखने से अधिक समस्या होती है, यह हल करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर देखिए ड्रग्स जो है अगर उस पर अगर पाबंदी लगी हुई है तो फिर क्या होता है कि अगर उस पाबंदी को हटा दिया जाएगा तो जो अपराधी कानूनी स्रोतों की मदद से जो ड्रग का सप्लाई किया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि युद्धों में और अन्य जो नशीली दवाएं बनाई जाती हैं तो उसमें वो अपराध कम हो जाएगा, यानी कि वो बनाना कम हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे, लोग भी कम मारे जाएंगे। ओके, जितना ही ड्रग्स लोग लेंगे उतना ही उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर बताई गई। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी बताई गई कि ड्रग्स पर अगर पाबंदी रखी जाए तो उससे अधिक क्या होगी, यहाँ पर समस्याएं होती हैं।
तो यह हल करता है। देखिए अब दूसरा व्यक्ति जो है वो बी है, वो बोलता है हाँ लेकिन लोगों को अभी भी एक दूसरे को मानने के लिए कुछ और मिलेगा। यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या बोल जाएगा कि देखिए ये बात तो सही है कि ड्रग्स को अगर उस पर से पाबंदी हटा दी जाएगी तो यहाँ पर जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम कम हो जाएंगी। अगर पाबंदी लगा दी तो वहाँ पर क्या होगी, तो भी यहाँ पर समस्याएं होगी। तो यहाँ पर दो तर्क यहाँ पर ये बात इन्होंने बताई, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति बी है, वो क्या बोलता है कि हाँ अभी भी एक दूसरे को मानने के लिए और कुछ भी मिल जाएगा। ओके, यानी कि ये क्या होता है, जो उनका कंक्लूजन होता है वो रिलेटिव होता ही नहीं है, यहाँ से रिलेटेड ही नहीं होता है। जो तर्क रखा गया है उससे क्या होता है, अप्रासंगिक हो जाता है। यानी कि जो तर्क रखा है उसके आधार पर वहाँ पर कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है। ओके, वो बोल रहा है कुछ और ये भी बोल रहा है कुछ और। ओके, यानी कि व्यक्ति ए कुछ और बोल रहा है, व्यक्ति बी कुछ और बोल रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका इररिलेवेंट कंक्लूजन, यानी कि मिसिंग द पॉइंट, की जो मेन पॉइंट था उसे दबा दिया गया और फिर क्या उसे मिस कर दिया, दबा दिया नहीं लेकिन मिस कर दिया जाता है और मिस करके उसे वहाँ पर दूसरी बात को वहाँ पर रखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सप्रेस्ड एविडेंस। सप्रेस्ड एविडेंस में क्या होगा, तो इस तर्क दोष में व्यक्ति किसी सही तर्क को दबाकर दूसरा तर्क रख देता है। यहाँ पर क्या करता है व्यक्ति, उसके सामने जो भी तर्क रखा जाता है उसे दबाकर वो क्या कर देता है, बात को पलट देता है, दूसरी बात वहाँ पर रख देता है। जैसे कि अधिकांश कुत्ते दोस्ताना होते हैं और उन लोगों के लिए कोई खतरा नहीं रखते जो उन्हें पालतू बनाते हैं, इसीलिए छोटे कुत्ते को पालतू बनाना सुरक्षित होगा जो हमारे पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो कुछ कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश यानी कि मोस्टली कुत्ते क्या होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं सबके इंसानों के साथ और उन लोगों के लिए वो खतरा नहीं होते हैं जो लोग उन कुत्तों को क्या करते हैं, पालते हैं। ओके, और इसीलिए हमें जो छोटा सा जो कुत्ता है उसे पालतू बनाना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सकता है, हम सुरक्षित हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि कुत्ते की फ्रेंडली होने की लोगों के साथ, और उसी बात को दबाकर यहाँ पर डायरेक्टली क्या बताया गया है, कुत्ते को पालतू बनाने की बात की जाती है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उस प्रकार की कार खराब तरीके से बनाई गई है। मेरे एक दोस्त के पास एक कार है और वह उसे लगातार परेशानी देती है। देखिए यहाँ पर ये तर्क रखा गया कि ये मान लीजिए कि आपके दोस्त ने बोला कि यार तू ना ये वाली कार ले ले, तो आप क्या तर्क दोगे कि यार नहीं, मेरा जो दोस्त है ना उसके पास भी यही कार है, लेकिन वो कार उसे बहुत ही परेशान कर देती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बात बताई गई, कार लेने की बात बताई गई, लेकिन उस बात को दबाकर उसने दूसरा ही कुछ बात बता दी, यानी कि दूसरे ही तर्क वहाँ पर रख दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति किसी सही तर्क को यहाँ पर देखिए उसी प्रकार की कार खराब तरीके से बनाई गई है, तो ये तो गलत हुआ ना। अगर उसके दोस्त के पास जो कार है वो उसे परेशान करती है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, है ना। कि मान लीजिए उसका दोस्त होगा, वो गाड़ी को अच्छे से नहीं रखता होगा, उसमें फ्यूल नहीं डालता होगा, उसमें ऑयल नहीं डालता होगा, या फिर उस कार को ज़्यादातर नहीं चलाता होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम ये कह दें कि इस तरीके की कार जो होती है वो ख़राब होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बात बताई जाती है उसे दबाकर दूसरा ही तर्क यहाँ पर रखा जाता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं संकुष्ट फैलेसी। अब देखिए संकुष्ट फैलेसी में क्या होता है कि इस प्रकार के तर्क दोष में हम अपने वर्तमान जो निर्णय होते हैं, जो समय के रिलेटेड, धन के रिलेटेड, जो उपकरण के रिलेटेड होते हैं, उसके कारण एक क्रिया को जारी रखते हैं बजाय उसकी कि इसी समय हमारी उपयोगिता अधिकतम हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ बातों को हम इम्पोर्टेंस दे देते हैं जहाँ पर उसे हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ओके, तो ऐसी बातें यहाँ पर होती है। संकुष्ट फैलेसी में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि फिल्म खराब, मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए
और वहाँ पर क्या होता है कि फ़िल्म देखते समय आप जैसे ही 15 मिनट बैठते हो और आपको लगता है कि यार ये मूवी तो बहुत ही बेकार है, अब 3 घंटे यहाँ पर बैठना होगा। चलिए आपके सामने दो अब ऑप्शन खुल गए, या तो फिर आप 3 घंटे यहाँ पर बैठे रहें और फिल्म का मज़ा ले लीजिए, भले ही फिल्म अच्छी ना हो, या तो फिर आप 3 घंटे वहाँ से आप निकल जाए थिएटर से और कहीं पर जाकर अपना काम अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन नहीं, उस टाइम आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो यार 300 रुपये का टिकट लिया है और वो 300 रुपये के टिकट को मैं बर्बाद कैसे कर सकता हूँ। 300 रुपये को बर्बाद थोड़ी ना किया जाता है, अब तो ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी भले ही बुरी हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर आपने वो 3 घंटे किसी और काम में लगा दिए होते तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं ना। जो उपयोगी काम में अगर आप वो 3 घंटे लगा देते तो ये बेकार फिल्म जो 3 घंटे में देख रहे हैं उससे तो वहाँ पर बेहतर होगा, है ना। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मैंने यहाँ पर पैसे खर्च किए हैं तो अब उसी पैसों को वसूल तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का नाम आपके दोस्तों ने बताया यार बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत मज़ेदार खाना वहाँ पर मिलता है, आप खाना खाने जाते हैं तो जैसे ही खाना खाते आपको पता चलता है यार ये तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, तो वहाँ पर आप 1000 रुपये दे देते हैं और फिर जैसे ही खाना खाते हैं आपको पता चलता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, फिर भी आप क्या भूलोगे यार अब तो खाना मंगवा लिया है तो पैसे भी देने ही पड़ेंगे, तो चल बेटा खा ले इसे चुपचाप और ये पैसे वसूल कर ले, वरना पैसे भी हमारे बर्बाद हो जाएंगे। ओके, तो ये बात होती है आपकी संक कोस्ट फैलेसी की। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सारे फैलेसीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जहाँ पर दिक्कत रहती ना दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारा जो ग्रुप चल रहा है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो उस पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा और उसमें जाकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।